उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। आप लोग बहुत लोग एपीजे अब्दुल कलाम को अपना गुरु मानते होंगे, मतलब अपना आइडियल मानते होंगे, है ना। बहुत लोग लाल बहादुर शास्त्री को मानते होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, निकोला टेस्ला का नाम आप लोग शायद बहुत लोग नहीं सुने होंगे। उनके नाम पे 300 पेटेंट हैं। अब पेटेंट क्या होते हैं अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़े हस्ती थे ये सब। जो सभी लोग अपने जो इसको गुरु मानते थे ना, वो है स्वामी विवेकानंद। तो ऐसा क्या था उनमें जो 40 साल की एज में, मतलब वो टोटल 40 साल ही तो जिए ना, 40 साल की एज में ऐसा क्या क्या कर गए वो कि आने वाली 40 पीढ़ी उनको अपना आइडियल मानने लगी। आज हम जानेंगे इसको और आपको समझ में आएगा कि उनके मतलब बातचीत, उनके मन में, उनके अंदर क्या होता था ऐसा कि न उनके पास घर, न पैसा, न गाड़ी, फिर भी उनकी चाहने वालों की संख्या थी भारी। ऐसा क्या था उनमें कि लोग उनके मतलब एकदम डाई हार्ट फैन थे विवेकानंद के। उस टाइम पे भी, आज भी जो विवेकानंद की जीवनी को पढ़ लिया उनका डाई हार्ट फैन हो ही जाएगा। मैं जब इन पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे को समझ में आया एपीजे अब्दुल कलाम मेरे को पर्सनली बहुत मेरे को पसंद है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनली मेरे बड़े फेवरेट हैं। उनकी स्टोरी को भी बाद में कवर करेंगे, विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। तो वो भी विवेकानंद को ही अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसा क्या था उनमें, आज मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। उनका कहना था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त मत हो जाए। इसको आप आसान शब्दों में लेके समझिएगा कि अगर आप पढ़ने बैठते हैं या किसी काम को करने बैठते हैं, आपको कुछ गोल है, तो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे आपको 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। एक चैप्टर आप लिए हो कि इसको मेरे को कंप्लीट करना है, तो उसमें रात बीत जाए तो बीत जाए, आपको उसको कंप्लीट करना ही है। विवेकानंद का ऐसा थॉट प्रोसेस था कि आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करके ही उठना है, भले वो 1 घंटा में हो चाहे 101 घंटा में हो, लेकिन आपको बिना उसको खत्म के नहीं उठना है। यही इस पूरे का सार है कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, और प्राप्त होने के बाद दूसरा लक्ष्य बनाओ। चलिए, तो लास्ट में जो मैं आपको कहानी बताऊंगा वो आपको एकदम, अगर उसको आप अपने जीवन में उतार ले तो आपका जीवन परिवर्तन कर देगी। तो अपन शुरू करते हैं पहली कहानी से। क्या होता है, विवेकानंद अपने पिता की लाइब्रेरी में जाते हैं तो उनको अपने पिता की लाइब्रेरी में 2 बॉक्स दिखता है, एक में हिंदू और एक में मुस्लिम लिखा रहता है। बॉक्स को खोल के देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है उनको कि दोनों में क्या है, स्मोक पाइप है। स्मोक पाइप आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि स्मोक पाइप है, ये मतलब हिंदू के लिए स्मोक पाइप है और ये मुस्लिम के लिए स्मोक पाइप है। अब विवेकानंद बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू वाली स्मोक पाइप से भी, हालांकि वो नशा वशा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू वाली स्मोक पाइप से भी पिया और मुस्लिम वाली स्मोक पाइप से भी पिया, स्मोक लिया मतलब। अब क्या होता है कि दोनों, अब उनके पिता देख ले, उनके पिता ने उनको डांटा मारा, तो विवेकानंद अपने पापा को बोलते हैं कि क्या था दोनों में, दोनों तो सेम ही था, तो आप अलग अलग बॉक्स क्यों रखे हैं। तो ये जो बात थी उनके पिता को अंदर से झकझोर दी कि इतने कम उम्र में ये क्या क्या बात कर रहा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा उनका थॉट प्रोसेस कि उनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था। नाना पाटेकर का वो वाला आप सुने होंगे, तेरा खून मेरा खून बताओ कौन किसका खून। तो ऐसे विचारधारा के थे विवेकानंद। उनके बायोग्राफी को बहुत लोग पढ़ते नहीं है और उनको लगता है कि वो हिंदुत्व वाले थे। ऐसा नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देते थे, बराबर रिस्पेक्ट देते थे। अभी आपको आगे और कहानी समझ में आएगा। तो अब अपन चलते हैं दूसरी कहानी में। क्या होता है, शिकागो वाली कहानी क्या हमारी मोस्ट फेमस है। शिकागो में विवेकानंद भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, वहां भारत को रिप्रेजेंट करने वाले थे। तो उस समय भारत की जो इमेज थी अमेरिका में बहुत अच्छी नहीं थी। ये कहानी आप लोग बहुत बार सुने होंगे। अब इस कहानी से सीखना क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। तो वहां बहुत अच्छी इमेज नहीं थी, तो विवेकानंद को लास्ट में बुलाया गया। अब गए तो थे तो बुलाना तो पड़ता है, लास्ट में बुलाया गया। जब विवेकानंद का जो पहला शब्द था कि माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब ये तो आजकल नेता लोग भी बहुत बोलते हैं कि मेरे भाइयों बहनों, हमारे भाइयों बहनों, तो वो भी वही बोले थे कि मेरे भाइयों बहनों। पर वो जो बोले थे इस फील के साथ बोले थे कि वो जो अमेरिका वाले थे उनके दिल में लगा वो बात कि वो दिल से बोल रहे मेरे भाइयों और बहनों। इस थॉट को आप लोग समझो कि ये जो आजकल कास्टवाद ये जो भी चल रहा है ये उनको मैटर नहीं करता था। बात समझिएगा। क्या होता है कि जब वहां गए, नेता लोग भाषण देते हैं तो आपको भी समझ में आता है। ये कुछ नेता हैं जो सही में बोलते हैं, कुछ होते हैं जो फेंका फाकी करते हैं, तो आपको समझ में आता है। लेकिन वो इस फीलिंग के साथ बोले, आपको भी समझ में आता है कौन आपको मानता है कौन नहीं मानता। वो इस फीलिंग के साथ बोले कि वहां पे जितने अमेरिकन थे 2 मिनट तक लगातार ताली बजाए। आप अभी अपने हाथ को उठाइए, 2 मिनट तक लगातार ताली बजाए, आपको समझ में आएगा। इतनी देर तक लगातार ताली बजा, और बाद में कभी हल्ला होता था अमेरिका में उस असेंबली में, तो उनको यह बोल के शांत कराया जाता है कि आप लोग शांत रहेंगे तो आपको विवेकानंद का भाषण सुनने को मिलेगा। तो इस प्रकार के थे हमारे विवेकानंद जी, इसलिए उनको बहुत लोग अपना आइडियल मानते हैं। उनको जितने लोग भी अपना आइडियल मानते हैं ना, कास्टवाद से कोई मतलब नहीं होता है।
तो विवेकानंद की इस वाले आइडियोलॉजी को आप लोग पकड़ लिए होंगे कि किस प्रकार से उनका सोच काम करता था। अब अपन चलते हैं तीसरी कहानी में। तीसरी कहानी यह है कि एक बार क्या होता है, उनकी माता जी विवेकानंद से बोलती हैं कि बेटा चाकू ले आना है। तो विवेकानंद चाकू को देते हैं अपनी माता जी को। अब चाकू देते हैं तो अब उनकी माता जी चाकू पकड़ती है तो उनकी माता जी देखती है कि विवेकानंद धार वाले साइड को खुद पकड़े हैं और जिधर धार नहीं है लकड़ी वाले साइड को अपने माता जी को दिए हैं। तो उनकी माता जी को देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरा बेटा इस लायक हो गया है कि वो लोगों के बीच में सोचना स्टार्ट कर दिया, लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहां से उनकी थॉट आपको समझ में आ रही होगी कि वो दूसरों का बुरा कभी सोच ही नहीं सकते थे। दूसरों का भला करने के चक्कर में अगर उनका खुद का भी बुरा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो दूसरों का भला करने के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि वो चाकू वाला हिस्सा भी अपनी ओर लेने के लिए तैयार थे। ये उनके आइडियोलॉजी को दर्शाता है कि वो किस प्रकार से सोचते थे, क्या थी उनकी थिंकिंग। तो लोग इसलिए उनको पसंद करते थे, ना उनके पास पैसा था, ना उनको कपड़ा से मतलब था, ना वो बॉडी बिल्डर थे, ना बहुत अच्छा शक्ल था उनका, फिर भी लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों का परवाह करते थे। लोगों को पता रहता है इस बात का कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं करते हैं, कितना करते हैं, दिल से करते हैं कि नहीं करते। तो ये तीन कहानी, पहला चाकू वाला, दूसरा शिकागो और तीसरा सिगार, ये तीन कहानी को अगर आप लोग जीवन में अपने इंप्लीमेंट कर दिए तो आपको भी लोग पसंद करना स्टार्ट कर देंगे, आपको भी लोग अपना आइडियल मानना स्टार्ट कर देंगे। तो विवेकानंद का ये तीन कहानी आप लोग तो उनका जन्म मृत्यु ये सब तो यूट्यूब पे देख ही सकते हो, बहुत पढ़ा हुआ है, पर ये तीन कहानी को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बार पढ़ता हूँ, बहुत बार सुनता हूँ और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। तो आगे मैं एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे आइडियल है। हम आगे वीडियो पे उनके बात करेंगे। धन्यवाद।